नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 5 और नए पीवाईक्यू से रिलेटेड, जो कि जनरल साइंस एज वेल एज साइंस एंड टेक सेक्शन से रिलेटेड है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए थे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट हैं। क्या हैं? It is a safe motherhood intervention of state health departments. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. Its objective includes providing public health care facilities to sick infants up to 1 year of age. How many of the statements given above are correct? Only 1, only 2, only 3, all 4. So correct answer in this case is B. यानी 2 स्टेटमेंट ठीक हैं, रेस्ट आर इनकरेक्ट। कौन सी 2 ठीक हैं ये देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना क्या है? ये एक इनिशिएटिव है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की ये इंटरवेंशन नहीं है, दे आर असिस्टिंग, उनका एक कम्प्लीमेंट्री रोल है। मेन जो इंटरवेंशन है, ये जो मेन इनिशिएटिव है, ये सेंटर का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन सेकंड इज़ करेक्ट। मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, खासकर जो पुअर वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उन उस कैटेगरी में। देन इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब अच्छी तरह से जो स्वास्थ्य केंद्रों में डिलीवरी फैसिलिटी है उसको प्रमोट किया जाए। फोर्थ इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि 1 ईयर तक सिक इन्फेंट्स की जो केयर है उसका प्रोविज़न इसके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है। जननी सुरक्षा योजना, एज वी नो, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों लिया गया ये इनिशिएटिव? ताकि मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम किया जा सके। कैसे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करके। इसको 2005 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मेन फोकस जो टारगेट ग्रुप है पुअर वुमेन है, खासकर SC ST BPL हाउस होल्ड से। फाइनेंशियल इंसेंटिव भी इसके अंडर में प्रोवाइड किया जाता है वुमेन को भी, एज वेल एज जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे आशा वर्कर्स हैं, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है ताकि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट कर सकें। कैश इंसेंटिव भी दिया जाता है होम डिलीवरी के केस में BPL वुमेन। नेक्स्ट इज consider the following statements in the context of interventions being undertaken under एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्या हैं? It provides prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents and pregnant women. Second, it runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. It provides periodic deworming to children and adolescents. Fourth is it addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. How many of the statements given above are correct? Only 1, only 2, only 3, all 4. So correct answer in this case is C. यानी 3 स्टेटमेंट ठीक हैं। कौन कौन सी ठीक हैं ये हमें देखना है। सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी की। ये एक स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि एनीमिया से छुटकारा पाना। फर्स्ट जो है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इसमें नहीं दिया जाता, खासकर इसमें आयरन सप्लीमेंटेशन दिए जाते हैं। सेकेंड इज करेक्ट, इट रन्स ए कैंपेन फॉर कोड क्लैंपिंग at the time of childbirth.
डीवॉर्मिंग का भी ये एक इंटरवेंशन है जो इसके प्रोविजंस में दिया गया है। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कोजेज, दैट इज ऑल्सो ट्रू। न्यूट्रिशनल कोजेज जैसे भाई आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी को कम करना, नॉन न्यूट्रिशनल कोजेज जो हैं, जो मतलब इन्फेक्शियस डिजीज हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल में करना। एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कम्बैट एनीमिया एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। एनीमिया क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड, उनसे रेलिवेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। मेन कारण क्या हैं? अगर न्यूट्रिशनल लेवल पे बात करें तो आयरन, विटामिन ए, बी 12, फोलेट वगैरह की कमी से ये चीज़ें होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे मलेरिया, टीबी भी एनीमिया के कारण देखने को मिलते हैं। 2008 में इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। मेन फीचर्स क्या हैं? ये पोषण अभियान के अकॉर्डिंग भी उसका एक ऑब्जेक्टिव है एनीमिया को टैकल करना, उसके साथ ही अलाइन करता है। मेन टारगेट ग्रुप चिल्ड्रन हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग एंड पोस्टपार्टम मदर्स, देन जनरल पॉपुलेशन। 6 इंटरवेंशंस इसके अंदर टारगेट की गई हैं। क्या? आयरन, फोलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन, डिवॉर्मिंग करना, बिहेवियरल चेंज, पब्लिक अवेयरनेस और नॉन न्यूट्रिशनल कोजेज को टैकल करना, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के लिए अच्छी फैसिलिटीज़, खासकर डिजिटल मेथड्स, एंड मैंडेटरी आयरन एंड फोलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स इन गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। Next is consider the following statements. Number 1, carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircrafts. Carbon fibers once used cannot be recycled. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer in this case is A, यानी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ठीक है, second is incorrect. Here it is. These can be recycled. कार्बन फाइबर जो एक बार यूज होता है उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। दिस इज इनकरेक्ट। कार्बन फाइबर्स, सॉरी फॉर दिस करेक्शन। कार्बन फाइबर्स क्या हैं? ये वो मटेरियल हैं जो कार्बन एटम्स की वजह से या कार्बन एटम से बन के मिलकर बनते हैं। क्या मेन फीचर्स हैं इनके? कि भाई ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं और इनमें हाई स्टिफनेस देखने को मिलती है। डायामीटर इनका 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल एज वेल एज टेम्परेचर होता है। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, मतलब ये बेहद मजबूत होते हैं। लो थर्मल एक्सपेंशन और रिसाइकलेबल भी होते हैं। मेन एप्लीकेशंस इनकी क्या हैं? कि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे लाइट वेट एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट वगैरह बनाने में कार्बन फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लाइट वेट स्पोर्ट्स कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका यूज़ होता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में, सिविल इंजीनियरिंग में, मेडिकल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में इनका यूज़ है अलग अलग लेवल पे। Consider the following actions. Number 1, detection of car crash or collision which results in the deployment of airbags almost instantaneously. Right? कार क्रैश के केस में एकदम से एयरबैग का डिप्लॉयमेंट। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द immediate turning off of the hard drive. Detection of the tilt of the smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. In how many of the above actions is the function of accelerometer required? Only 1, only 2, all 3, none.
करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी सभी के केस में एक्सेलरोमीटर एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। ये सब एक्सेलरोमीटर की। एक्सेलरोमीटर क्या है? ये एक डिवाइस है। क्या काम है इस डिवाइस का? मेज़र करना किस चीज़ को? एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब वेलोसिटी में जो बदलाव आता है पर यूनिट टाइम में, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। उसकी मेज़रमेंट करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अलग अलग फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं? मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, स्मार्टफोन टैबलेट्स में स्क्रीन ओरिएंटेशन, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में आपने देखा होगा, मोबाइल में वीडियो वगैरह देखते हुए, शूटिंग करते हुए। देन मोशन बेस्ड कंट्रोल, ऑटोमोबाइल की बात करें तो एयर बैग डिप्लॉयमेंट, अगर कार का एक्सीडेंट वगैरह होता है या कहीं वो सामने से टकराती है तो एकदम से एयर बैग का डिप्लॉयमेंट किस टाइम पे होना है, कितने प्रेशर के बाद होना है, वो सब डिटेक्ट करने में, उसको परफॉर्म करने में एक्सेलरोमीटर काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर और गेमिंग सेक्टर में इसका अलग अलग लेवल पे यूज़ है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। 3 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, सेफिड, नेबुले, पल्सर्स। इनका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। आपको ये बताना है कि जो इन कीवर्ड्स के सामने डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो करेक्ट है या नहीं है। सेफिड का क्या डिस्क्रिप्शन है कि ये जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, नेबुले आर स्टार्स which brighten and dim periodically. Pulsars are neutron stars that are formed when massive stars run out of fuel and collapse. How many of the above pairs are correctly matched? Only one, only two, all three, none. Correct answer in this case is A. यानी सिर्फ एक पेयर करेक्टली मैच्ड है। कौन सा मैच्ड है ये देखने की चीज़ है। दैट इज़ थर्ड, पल्सर्स। पल्सर्स जो हैं वो एक टाइप हैं किस चीज़ का? न्यूट्रॉन स्टार का। जो न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं? न्यूट्रॉन स्टार वो स्टार हैं जो कोई मैसिव स्टार कोलिजन कोलैप्स के बाद में जो कुछ उसका बचता है रेमिनेंट्स, उसको पल्सर स्टार, पल्सर कैटेगरी में आते हैं वो। देन नेबुले क्या है? नेबुले जो है जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस हैं स्पेस में, स्टार्स वगैरह की फॉर्मेशन में ये काफ़ी मदद करते हैं। देन सेफिड क्या है? सेफिड आर द stars which brighten and dim periodically. So first and second are incorrectly matched. सेफिड एज वी नो एक टाइप ऑफ वेरिएबल स्टार है जो अपने रेगुलर और प्रेडिक्टेबल चेंज के लिए देखा जाता है। किस चीज़ का चेंज? उसकी ब्राइटनेस का चेंज। वेरिएबल स्टार का मतलब क्या है? एक ऐसा स्टार जो एक सिस्टमेटिकली तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब ब्राइटनेस उसकी कम ज़्यादा होती है। देन नेबुले, दीज आर ए वास्ट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट स्पेस में, ऑफन एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार। अर्थ से भी आप इनको देख सकते हैं, दीज लुक लाइक दिस। देन पल्सर्स, इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार दैट रोटेट्स as well as it emits electromagnetic radiation out of its magnetic poles. ये आप इमेज में देख सकते हैं। अगर ये एक पल्सर है तो ये अपने मैग्नेटिक पोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहा है। न्यूट्रॉन स्टार जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये रेमनेंट्स हैं किसी मैसिव स्टार के जो सुपरनोवा के बाद में कोलैप्स होने पे जो कुछ उसका बचता है। That is all about today's discussion. Thank you.